गुड मॉर्निंग सर, मेरा नाम कनक है और आज मैं कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में आई हुई हूँ। मेरे साथ डॉक्टर रामेश्वर चौधरी सर हैं जो कि बीएमएस एमएस इन प्रसूति तंत्र एवं स्त्री रोग डिपार्टमेंट में हैं। ये एनआईए जयपुर से हैं और ये एक्स रिसर्च साइंटिस्ट इन आईसीएमआर इन गायनी डिपार्टमेंट और एसएमएस मेडिकल कॉलेज जयपुर से हैं और ये अभी प्रेजेंट में एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी हैं गायनी डिपार्टमेंट में कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। तो आज मैं इनके साथ जुड़ी हुई हूँ सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ और प्रिवेंशन वीक के से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने के लिए। तो सर मेरा सबसे पहले सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर क्या है? गुड मॉर्निंग। सर्वाइकल कैंसर जो यूट्रस होता है, जो बच्चादानी होती है, उसके मुख को सर्विक्स बोलते हैं। तो उसमें सेल जब एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है तो उसको सर्वाइकल कैंसर कहते हैं। और सर्वाइकल कैंसर को कम करने के लिए, इसके इंसिडेंस कम करने के लिए, इससे होने वाली डेथ को कम करने के लिए सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ मनाया जाता है। ये 2009 अमेरिका में शुरू किया था, आज पूरे विश्व में मनाया जाता है। और इसका मकसद ये होता है कि सर्वाइकल कैंसर के प्रति जागरूकता उत्पन्न करना, लोगों को उसके बारे में जानकारी देना ताकि सर्वाइकल कैंसर के इंसिडेंस को कम किया जा सके। इंडिया में, एशिया में इंडिया नंबर 1 पे है सर्वाइकल कैंसर में, सर्वाइकल कैंसर से डेथ होने में। तो पहले तो सर्वाइकल कैंसर इंडिया में मोस्ट कॉमन कैंसर था फीमेल में होने वाला, लेकिन अब सेकंड नंबर पे है क्योंकि फर्स्ट नंबर पे ब्रेस्ट कैंसर है। तो इससे बचने के उपाय या ये इसको अर्ली डायग्नोस कैसे किया जाए, इसके लिए जागरूकता फैलाने के लिए इस सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ और सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वीक के रूप में जनवरी में मनाया जाता है। पूरी जनवरी सर्वाइकल कैंसर अवेयरनेस मंथ है और 20 जनवरी से लेकर 27 जनवरी तक सर्वाइकल कैंसर प्रिवेंशन वीक के रूप में मनाया जाता है। तो सर मेरा अगला सवाल है कि इसके रिस्क फैक्टर्स क्या हैं और ये किन लोगों में होने की ज़्यादा पॉसिबिलिटी है? सर्वाइकल कैंसर मेनली जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें होने के ज़्यादा चांस होते हैं, क्योंकि इम्यूनिटी कम होती है तो बार बार उनमें इन्फेक्शन होता है। और स्मोकिंग करने वाली फीमेल्स में ज़्यादा होने के चांस रहते हैं। और इसमें जो ओरल कॉन्ट्रासेप्टिव पिल्स होती है, जो हार्मोन्स की गोलियाँ होती है, जो कॉन्ट्रासेप्शन के लिए यूज होती है, जो अदर ट्रीटमेंट में भी यूज होती है, अगर उनका लंबे समय तक सेवन किया जाए तो उसमें इसकी रिस्क बढ़ जाती है। और IUCD इंट्रायूटेराइन कॉन्ट्रासेप्टिव डिवाइस जो प्रॉपर्टी वगैरह रखते हैं तो उनमें भी कुछ रिस्क इसमें बढ़ जाती है। और फैमिली हिस्ट्री किसी में होती है, जैसे फीमेल को, किसी को, उसके मदर्स को या बहन को कोई पहले सर्वाइकल कैंसर रहा है तो उनमें भी इसका रिस्क ज़्यादा होता है। तो ये सारे रिस्क फैक्टर होते हैं। इन्फेक्शन भी होता है, इम्यूनिटी भी होती है और कुछ ये हार्मोनल पिल्स भी होती है, उनमें इसकी होने की संभावना ज़्यादा रहती है। तो सर सर्वाइकल कैंसर कैसे होता है? सर्वाइकल कैंसर सर्विक्स जो होती है, जो बच्चादानी का मुख होता है, तो उसमें एक अंदर का पार्ट होता है जिसको एंडोसर्विस कहते हैं और बाहर का पार्ट होता है उसको एक्टोसर्विस कहते हैं। जहाँ पे इनका जंक्शन होता है उसको ट्रांसफॉर्मेशन जोन कहते हैं। तो वहाँ पे क्या होती है, एक प्रकार की सेल दूसरे प्रकार की सेल में कन्वर्ट होती है, तो वहाँ की सेल ज़्यादा एक्टिव होती है। वो सेल जब एबनॉर्मल ग्रोथ करने लग जाती है तो उससे सर्वाइकल कैंसर हो जाता है। अंदर की सेल होती है वो क्लोमिनर एपिथेलियम की होती है और बाहर की सेल जो होती है एक्टोसर्विस की होती है वो स्क्वैमस एपिथेलियम की होती है। और मोस्ट कॉमन जो ये कैंसर होता है स्क्वैमस सेल का ही कैंसर होता है। 90% ही स्क्वैमस सेल का भी कैंसर होता है। तो इस कारण वहाँ पे वो सेल्स जब एबनॉर्मल उनमें ग्रोथ होने लग जाती है तो उससे ये सर्वाइकल कैंसर होता है। ये सर्विक्स तक शुरू होता है, फिर सर्विक्स से यूट्रस, यूट्रस के आसपास ओवेरी, फैलोपियन ट्यूब और सारे पेल्विक ऑर्गन से फैलता हुआ और जो दूध के ऑर्गन होते हैं वहाँ तक ये फैल सकता है, जो अलग अलग स्टेज, जिसको अपन कैंसर की अलग अलग स्टेज कहते हैं। तो सर मेरा अगला सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर के मुख्य कारण क्या हैं? सर्वाइकल कैंसर का जो मुख्य कारण है, ये सभी जो रिस्क फैक्टर बताए, इसमें से जो इन्फेक्शन है, और इन्फेक्शन में होता है एक HPV इन्फेक्शन, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का जो इन्फेक्शन होता है वो 90% सर्वाइकल कैंसर, 90 से ज़्यादा ही सर्वाइकल कैंसर का कारण HPV वायरस रहता है। तो HPV वायरस का जो इन्फेक्शन हर सर्वाइकल कैंसर के पेशेंट में देखने को मिलता है। लंबे समय तक ये इन्फेक्शन रहता है तो ये सर्वाइकल कैंसर करता है। वो क्या करता है, जो सेल्स होती है उनको सेल्स में एबनॉर्मल ग्रोथ कराने लग जाता है, वो सेल एबनॉर्मल होती है और फिर कैंसरस सेल में कन्वर्ट हो जाती है। वैसे नॉर्मली जो वुमेन होते हैं 80% वुमेन अपनी लाइफ टाइम में कभी ना कभी HPV वायरस के इन्फेक्शन उनमें होता ही है।
जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है वो उसमें ये कैंसर नहीं कर पाता, या और भी बहुत सारे ये डिजीज करता है, लेकिन मेनली अपन कैंसर के लिए ही इसको देखते हैं। तो जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उसमें ये कैंसर कर सकता है। तो मेन जो कारण है अभी जो देखने में आया है वो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है। अगर इसको कंट्रोल किया जाए तो इसके इंसिडेंस को काफी कम किया जा सकता है। तो सर मेरा अगला सवाल है कि सर्वाइकल कैंसर को कैसे पहचाने हम, क्योंकि गांव में लोग नहीं इस चीज़ को डायग्नोस कर पाते हैं कि ये क्या चीज़ है। सर्वाइकल कैंसर का ऐसे कोई एग्जैक्ट कोई साइन सिम्टम्स नहीं है जिसको अपन कह सकेंगे 100% ये सर्वाइकल कैंसर ये देखने में। लेकिन फीमेल्स को कुछ प्रॉब्लम होती है, जैसे वाइट डिस्चार्ज की प्रॉब्लम लंबे समय से है, किसी मेडिसिन से ठीक नहीं हो रही, उसमें स्मेल वगैरह आ रही है, मेंस्ट्रुअल साइकिल इरेगुलर हो रहा है, इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग हो रही है, बार बार महीने के बीच में कभी कभी स्पॉटिंग आ जाना, आफ्टर इंटरक्रॉस ब्लीडिंग हो रही है, और किसी कारण से कभी भी ब्लीडिंग हो जाए, लोअर एब्डोमेन पेन रहे, तो ये कुछ ये कारण है जो ये सर्वाइकल कैंसर इनमें संभावना रहती है। मतलब ये सिम्टम्स होते हैं, ये अदर डिजीज के भी सिम्टम्स होते हैं, ये नहीं है कि ये सारी चीजें हैं तो सर्वाइकल कैंसर ही है, लेकिन ये ऐसा कुछ इंटरमेंस्ट्रुअल ब्लीडिंग और आफ्टर इंटरकोर्स ब्लीडिंग ऐसा देखने को मिले तो जरूर इसको डॉक्टर के पास जाना चाहिए और सर्वाइकल कैंसर के लिए उसको इन्वेस्टिगेट करवाना चाहिए। तो सर जैसे आपने ये सारी चीज़ें बताई, तो इससे हम बचाव कैसे करें। सर्वाइकल कैंसर से बचाव के लिए इसका प्रिवेंशन करने के लिए एक टेस्ट आता है, पेप टेस्ट, जिसको पेप स्मीयर कहते हैं। तो इसमें क्या होता है, सर्विक्स की जो सेल्स होती है वो एबनॉर्मल होने लगती है, कैंसर होने से पहले ही इसको डायग्नोस उससे किया जा सकता है। ये टेस्ट आसानी से हो जाता है, ओपीडी प्रोसीजर है, और किसी भी गायनी ओपीडी में इसको किया जा सकता है, और 30 सेकेंड का इसमें टाइम लगता है। वहाँ पे जो सर्विक्स होता है, सर्विक्स से सेल का सैंपल लिया जाता है और पैथोलॉजी के लिए उसमें भेज दिया जाता है। उस सेल को देख के बताया जाता है, उसमें रिपोर्ट तैयार की जाती है कि इसमें एबनॉर्मल सेल है या सेल में डिस्प्लेजिया वगैरह है या नहीं है। तो उसके अनुसार अपन अर्ली डायग्नोस कर सकते हैं, और प्रिवेंशन के लिए सबसे बेस्ट है पेप स्मीयर। आप फीमेल को टाइम टू टाइम कराते रहना चाहिए। तो सर ये कब करवाना चाहिए, जैसे आपने पेप स्मीयर टेस्ट बताया, तो ये किस टाइम पर करवाना चाहिए। देखो, पेप स्मीयर के लिए अगर फीमेल आफ्टर मैरिज हर 3 ईयर में पेप स्मीयर कराना चाहिए, और 21 से लेके 65 एज के बीच में पेप स्मीयर कराना चाहिए। आजकल 65 के बाद भी सर्वाइकल कैंसर देखने को मिलता है, तो उसके बाद भी पेप स्मीयर की अगर जरूरत हो तो कराया जाना चाहिए। ये पेप स्मीयर क्या होता है, इसमें एक तो सिंपल पेप स्मीयर होता है और एक होता है लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी होता है। सिंपल पेप स्मीयर है तो वो तो ईयरली कराना चाहिए, 2-3 साल तक ईयरली कराना चाहिए। उसके बाद 3 रिपोर्ट नेगेटिव आए तो फिर 3 ईयर से इसको कराया जा सकता है। लेकिन जो लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी वाला जो पेप स्मीयर है उसको 3 ईयर से करा सकते हैं, एक बार कराए फिर 3 ईयर के बाद दोबारा करा लो। और 30 से ऊपर एज वाली फीमेल को लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी वाला पेप स्मीयर के साथ एचपीवी भी साथ में कराना चाहिए, तो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी पता चल जाए और ये लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी पेप भी करा दिया जाए, तो उससे इसकी जो सर्वाइकल कैंसर है इसकी जो अर्ली डायग्नोसिस हो सकता है, यानी कैंसर होने से पहले या होने की संभावना से पहले ही इसको अपन पता कर सकते हैं कि कुछ प्रॉब्लम है, उसका पहले से ट्रीटमेंट शुरू हो जाए। सर जैसा कि आपने बताया कि इसमें और इन्वेस्टिगेशन भी, ये सर्वाइकल कैंसर का इन्वेस्टिगेशन नहीं है। तो अगर पेप में कोई एबनॉर्मलिटीज आती है तो फिर फर्दर अपन इन्वेस्टिगेशन के लिए जाते हैं कोल्पोस्कोपी। कोल्पोस्कोपी से सेल को बारीकी से देखा जाता है, क्योंकि वो सेल वास्तव में कैंसरस सेल है या एबनॉर्मल सेल है। अगर वहाँ पे कुछ डाउट लगता है तो वहाँ से बायोप्सी की जाती है सेल की, कौन बायोप्सी की जाती है, सर्विक्स से कोन के आकार का एक टिश्यू लिया जाता है, वहाँ से सेल लिए जाते हैं, उसको बायोप्सी करके कंफर्मेटिव टेस्ट किया जाता है कि सर्वाइकल कैंसर है या नहीं है। पेप पॉजिटिव होना सर्वाइकल कैंसर नहीं है। पेप पॉजिटिव होने का मतलब है पेप की अलग अलग ग्रेडिंग होती है, CIN1, CIN2, CIN3, जो माइल्ड मॉडरेट सीवियर के अनुसार देते हैं। सेल में डिस्प्लेजिया कितना हुआ है, सेल एबनॉर्मल कितनी हो चुकी है, एबनॉर्मल सेल होते हुए वो कैंसरस सेल में बदली है नहीं बदली है, वो बाद में आगे फर्दर इन्वेस्टिगेशन बायोप्सी है या कोल्पोस्कोपी से पता चलता है। पेप स्मीयर एक स्क्रीनिंग का काम करता है कि कैंसर होने वाला है, इसकी संभावना को बताता है। तो जैसा कि सर आपने बताया कि गवर्नमेंट ने अवेयरनेस मंथ चलाया है, तो इसके मतलब ये पेप स्मीयर टेस्ट क्या गवर्नमेंट ने फ्री रखा है, और अगर फ्री नहीं रखा है तो इसके चार्जेस क्या हैं।
गवर्नमेंट हॉस्पिटल में पेप्सीमियर फ्री होता है ओके। और पेप्सीमियर हर गायनेकोलॉजिस्ट का एक फर्ज होता है कि रिप्रोडक्टिव एज में कोई फीमेल आती है तो उसका पेप्सीमियर जरूर कराना चाहिए। लोग आजकल पेप्सीमियर कुछ लोग तो ऐसे नहीं कराते कि पता नहीं अंदर क्या निकल जाएगा, एक डर रहता है, ऐसे उनको लगता है कि कैंसर की जांच है तो कैंसर से सब डरते हैं, उसके कारण नहीं कराते। तो उन लोगों को सबसे पहले ये बताना है कि पेप्सीमियर कैंसर की जांच नहीं है, पेप्सीमियर से आपको आपके सर्विक्स हेल्दी है या नहीं है उसका पता चल जाएगा और कैंसर होने से पहले ही उसको ठीक किया जा सकता है। कैंसर होने से पहले प्रिवेंशन के रूप में पेप्सीमियर कराना बहुत जरूरी है। अमेरिका में पेप्सीमियर से 10 साल के अंदर सर्वाइकल कैंसर की जो केस है 90% तक कम हो गए। तो ये पेप्सीमियर बहुत ही अच्छा इन्वेस्टिगेशन है, गवर्नमेंट के थ्रू फ्री है। अगर बाहर प्राइवेट कराया जाए तो सिंपल पेप्सीमियर है, ये 750 से 1000-1200 तक अलग अलग लेब का होता है। लिक्विड बेस्ड साइटोलॉजी वाला थोड़ा महंगा होता है, एचपीवी वाला उससे थोड़ा महंगा होता है, लेकिन अपनी लाइफ की कॉस्ट पे बहुत सस्ता है। ये सर्वाइकल कैंसर के लिए पेप्सीमियर स्क्रीनिंग कराना सबको जरूरी है। बहुत सिंपल टेस्ट होता है, नहीं तो ये पेनफुल होता है, 30 सेकंड के अंदर हो जाता है। जितना एक गायनेकोलॉजिस्ट वेजाइनल एग्जामिनेशन करता है उतना इसमें टाइम लगता है। थैंक यू सर, आपने मेरे सवालों के जवाब दिए और इसी के साथ मैं आपका थैंक यू करना चाहूँगी। थैंक यू सर। गुड मॉर्निंग। मेरा नाम ज़ोया राशिद है और आज हम सर्वाइकल अवेयरनेस मंथ से रिलेटेड कुछ सवाल पूछने आए हैं कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में। गायनी डिपार्टमेंट के एचओडी और एसोसिएट प्रोफेसर डॉक्टर रामेश्वर से चौधरी जिन्होंने बीएमएस एमएस किया है पीटीएसआर से, एनआईए जयपुर से, साथ ही साथ वो आईएसएमआर से रिलेटेड भी काम कर चुके हैं और एसएमएस मेडिकल कॉलेज में भी, और हाल फिलहाल ये कलावती आयुर्वेदिक मेडिकल कॉलेज में एसोसिएट प्रोफेसर और एचओडी के पद पे हैं। सो आपका स्वागत है हमारे इंटरव्यू में सर। तो चूंकि ये सर्वाइकल अवेयरनेस और प्रिवेंशन मंथ चल रहा है तो इससे रिलेटेड हम आपसे कुछ सवाल पूछना चाहेंगे। तो पहला सवाल यही है कि सर्वाइकल कैंसर से रिलेटेड कोई वैक्सीन है? सर्वाइकल कैंसर का कोई वैक्सीन नहीं है। अच्छा। वैक्सीन है एचपीवी, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का वैक्सीन है और ये वायरस 90% सर्वाइकल कैंसर का कॉज होता है। तो अपन कह सकते हैं कि अगर ये वैक्सीन लगाएं तो अपन सर्वाइकल कैंसर से बचाया जा सकता है। एचपीवी वैक्सीन है जो सर्वाइकल कैंसर से बचाव इससे किया जा सकता है। तो जैसा आपने बताया कि एचपीवी वैक्सीन है जिससे इसका बचाव किया जा सकता है, तो इसके बारे में कुछ जानकारी दें। एचपीवी वैक्सीन ये ह्यूमन पेपिलोमा वायरस होता है, उसके खिलाफ वैक्सीन बनाया गया है। 200 प्रकार के ह्यूमन पेपिलोमा वायरस अभी प्रेजेंट में अभी तक खोजे गए हैं, उसमें से 49 इसकी जो स्ट्रेन है वो डिजीज कोजिंग है, उसमें से 2 स्ट्रेन ऐसी है जो कैंसर करती है। तो अगर ये वैक्सीन लगाया जाए तो इस वैक्सीन लगाने से सर्वाइकल कैंसर के चांस कम हो सकते हैं। उसके साथ इस ह्यूमन पेपिलोमा वायरस के जो अदर्स कैंसर होते हैं जैसे रेक्टल कैंसर भी इसके कारण हो सकता है, और ओरोफेरेंजियल कैंसर जो गले का कैंसर है उसमें भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का भी कोज रहता है, और स्किन पे जो टैग या वॉट्स निकल जाते हैं उसमें भी ह्यूमन पेपिलोमा वायरस का कोज रहता है। तो अगर ये वैक्सीन इन सभी से प्रिवेंशन करता है। तो इसका टाइम ड्यूरेशन बताइए कि कब लगवाना चाहिए, एज के बेसिस के ऊपर? ये जो ह्यूमन पेपिलोमा वायरस है इसका इन्फेक्शन मेल और फीमेल दोनों में होता है और अपनी लाइफ टाइम में 80% से अधिक लोग इससे इन्फेक्टेड होते हैं कभी ना कभी। लेकिन जिनकी इम्यूनिटी अच्छी होती है उन पे इसका कोई इफेक्ट नहीं रहता, लेकिन जिनकी इम्यूनिटी कम होती है उनमें ये अपनी खोज करता है। तो ये वैक्सीन 9 ईयर की एज फीमेल के लिए 9 से 15 ईयर की एज में लगना चाहिए, और इसकी 9 to 15 ईयर एज में 2 डोज लगेगी। अच्छा। फर्स्ट डोज लगने के बाद 6 मंथ बाद सेकेंड डोज लगेगी। अगर 15 ईयर एज तक ये वैक्सीन नहीं लगा है तो बाद में भी इस वैक्सीन को लगाया जा सकता है। बाद में इस वैक्सीन की 3 डोज लगेगी। 3 डोज कैसे लगेगी? फर्स्ट डोज लगेगी, उसके 2 महीने बाद दूसरी डोज लगेगी, फिर 6 मंथ बाद तीसरी डोज लगेगी। तो ये अगर शुरू में लग जाएगा तो ये ज़्यादा इफेक्टिव होगा, बाद में लगेगा उतना इफेक्टिव नहीं होगा, लेकिन ये इफेक्टिव होगा।
तो इसकी डोज किस प्रकार होती है? इसकी डोज ही बता दें, डोज इसको इसी प्रकार डिसाइड किया जाता है। इसी प्रकार कि ही आपने देनी है। अपन देते हैं 9 जी, से जी। 15 साल के जो एज तक होते हैं, मेल फीमेल दोनों में लगा सकते हैं। और इसको जब 15 ईयर एज के बाद 3 इसकी डोज 3 लगानी डोज होती में। है। और क्या ये गवर्नमेंट की तरफ से फ्री है? अगर नहीं है तो किस प्रकार इसके चार्जेस हैं? अभी गवर्नमेंट ने, इंडिया गवर्नमेंट ने 9 to 15 ईयर एज के लिए इसको फ्री कर रखा है। और इसके बाद अगर इसको लगाना होता है तो उसको इसका जो भी रीजनेबल रेट होते हैं वो ले लिए जाते हैं। हालांकि ये काफ़ी महंगा है। इसमें ये 3 प्रकार का वैक्सीन होता है। इसमें होता है, एक तो 2 स्ट्रेन के खिलाफ होता है, एक 4 स्ट्रेन के खिलाफ होता है और एक होता है 7 स्ट्रेन के खिलाफ। यानी 7 प्रकार के ह्यूमन पैपिलोमा वायरस के खिलाफ होता है, एक 4 के खिलाफ होता है, एक 2 के खिलाफ होता है। 2 के खिलाफ होता है वो सिर्फ सर्वाइकल कैंसर या कैंसर से संबंधित जो स्ट्रेन है उनके खिलाफ ये वैक्सीन लगाया जाता है। उसकी रेट लगभग 2000 के लगभग है एक डोज की, और 3 डोज लगते हैं उसमें, अगर 15 ईयर के बाद लगाना हो। और जो 4 स्ट्रेन का जो है वैक्सीन, उसकी लगभग कॉस्ट 3 से 3,500 है एक डोज की। और जो 7 स्ट्रेन के खिलाफ जो वैक्सीन बना हुआ है उसकी डोज 9000 के लगभग है। तो ये वैसे काफ़ी महंगा पड़ता है हम लोगों के लिए, लेकिन इंडिया गवर्नमेंट ने ये अच्छी एक शुरुआत की है कि 9 to 15 ईयर के जो चाइल्ड्स हैं उनके लिए इसको फ्री कर रखा है। और इंडिया में भी इसकी रिसर्च चल रही है। अगर अपना वैक्सीन इंडिया का बनेगा तो उसकी कॉस्ट 450 से 500 के बीच में एक डोज की आएगी, तो जल्दी वो तैयार हो जाएगा। तो वो फिर इजीली सबको अवेलेबल होगा, रेट भी उसकी रिजनेबल होगा। तो ये तो बहुत अच्छी बात है कि अगर इंडिया में वैक्सीन बन जाती है तो, लेकिन इसके क्या कोई साइड इफ़ेक्ट्स भी हो सकते हैं? इसके साइड इफेक्ट वैसे कुछ नहीं होते हैं। साइड इफेक्ट इसके कुछ नहीं होते। जैसे वैक्सीन लगेगा तो वैक्सीन जहाँ पे लगा है तो वहाँ पे पेन, रेडनेस, जो छोटा मोटा जो होता है, तो आधे नॉर्मल वैक्सीन के साइन सिम्टम्स मिल सकते हैं। तो वैक्सीन लगने के बाद आधे घंटे पेशेंट को रेस्ट के लिए बोलो, फिर वो अपने घर जा सकते हैं। तो इसके कोई साइड इफेक्ट नहीं है। लेकिन लोगों में कुछ ऐसी मिथ फैली हुई है कि ये वैक्सीन लगने से बच्चों की ग्रोथ नहीं हो पाती प्रॉपर रूप से, ये आगे कोई दिक्कत हो जाएगी। तो ऐसा इस वैक्सीन के कारण कुछ नहीं है, ऐसा कोई साइड इफेक्ट इस वैक्सीन का है नहीं। ये वैक्सीन बहुत लंबी रिसर्च के बाद बना है, बहुत अच्छा वैक्सीन है, इसके साइड इफेक्ट नहीं है। तो साथ ही साथ जो ये वैक्सीन लगा रहे हैं तो उनको इस चीज़ के बारे में भी लोगों को अवेयर करना ज़रूरी है कि इसके कोई साइड इफ़ेक्ट्स नहीं है और ये हेल्दी है। और इसकी जो सक्सेस रेट है बहुत अच्छी है, 90 से ऊपर इसकी सक्सेस रेट 90 से ऊपर। तो ये वायरस से बचाता है, उससे सर्वाइकल कैंसर से बचा जा सकता है। सर्वाइकल कैंसर से होने वाली डेथ को कम करने के लिए ये वैक्सीन बहुत अच्छा है। सर्वाइकल कैंसर, तो ये सिर्फ सर्वाइकल कैंसर तक ही सीमित है वैक्सीन, या इसका इलाज कहीं और किसी और कैंसर के रूप में भी हम लोग इसको दे सकते हैं? मैंने पहले ही बताया कि वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर का नहीं है। ये वैक्सीन है ह्यूमन पैपिलोमा वायरस, एचपीवी वायरस का है। तो एचपीवी वायरस से जो भी इन्फेक्शन होता है और जो भी प्रॉब्लम होती है, जो भी जहाँ कैंसर होता है, उसमें सब में ये प्रिवेंशन करता है। जैसे एचपीवी वायरस है, उसके कारण रेक्टल कैंसर होने के भी चांस रहते हैं, ओरोफेरेंजियल गले का कैंसर होने के भी चांस रहते हैं। स्किन पे जो वॉट बनते हैं उसमें भी इसका रोल रहता है। तो ये वैक्सीन उन सब में भी हेल्पफुल है। और इससे पहले आपने जैसे बताया कि 9 से 15 साल की अगर उम्र है तो उसमें एक तरीके का, तो ये क्या अलग अलग प्रकार के भी होते हैं एचपीवी वैक्सीन? हाँ, एचपीवी वैक्सीन ये होते हैं ना, जैसे एचपीवी वैक्सीन के मैंने बताया 49 प्रकार के जो एचपीवी वायरस है जो डिजीज कोजिंग होते हैं। तो उसमें उसके जो 49 स्ट्रेन है उनका सबके खिलाफ तो वैक्सीन नहीं बना सकते। अभी जो वैक्सीन बने, एक तो 2 स्ट्रेन के खिलाफ वाला है, एक 4 स्ट्रेन वाला है, एक 7 स्ट्रेन वाला है। 2 स्ट्रेन वाला है जो सिर्फ कैंसर जो कोजिंग 2 स्ट्रेन है उनके खिलाफ है। 4 वाले में और उसमें डिजीज इंक्लूड हो जाती है, और जो 7 वाला है वो ज़्यादा इफेक्टिव है। तो इस प्रकार इसकी अलग अलग स्ट्रेन के अनुसार इसके वैक्सीन तैयार किए गए। तो इसी जो इंडिया में वैक्सीन अभी तैयार होगा वो 4 स्ट्रेन वाला होगा। 4 स्ट्रेन वो अच्छा रहेगा और रेट भी उसकी रीजनेबल होगी, और ये वैक्सीन सर्वाइकल कैंसर के लिए काफ़ी हेल्प होगा। तो आपका बहुत बहुत धन्यवाद हमारे सवालों का जवाब देने के लिए, और आई होप इसी के साथ हमारे दर्शकों को भी इससे कुछ लाभ मिलेगा और अवेयरनेस मिलेगी, और बस इसी के साथ हम अपना साइन आउट करेंगे। थैंक यू सर।